मंगलाचरणम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो नमः सर्वेभ्यः। समास कोर्स का ये अंतिम दिवस। आज तक हमने समास का इंट्रोडक्शन देख के समास के कुछ प्रकार देखे। पहले दिन हमने द्वंद्व समास का अभ्यास किया। द्वंद्व समास में भी इतरेतर द्वंद्व के विषय में चिंतन किया, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, ये उसका मुख्य लक्षण है। और इस लक्षण के अनुसार जब भी हम समाहार द्वंद्व या इतरेतर द्वंद्व करते हैं, उन सब पदों में, चाहे वो दो पद का समास है चाहे अनेक पद का समास है, उन अनेक पदों की प्रधानता होती है या दो पदों की उनमें प्रधानता होती है। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व में समास करते समय जब समस्त पद आप यूज करते हो तो उसमें द्विवचन आता है, यदि समास में विग्रह वाक्य में दो पद यूज किए गए हैं। यदि वहां बहुत सारे पद है, जैसे कि रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च, तो उस समस्त पद में आप बहुवचन यूज करते हैं। बेसिकली द iterator dvandva will have either the form of dual in compound word or plural. Apart from iterator dvandva, if we look at samahara dvandva, samahara itself is called group. Samuha, समाहार is nothing but group. तो बेसिकली यदि समाहार द्वंद्व करना है तो वहां चार नियम मैंने मुख्य रूप से बताए। यदि वहां साहचर्य है, दो चीजों का साहचर्य है, जैसे कि तिलश्च गुड़श्च वगैरह। यदि वहां जात वैर, किसी में दो प्राणियों में जात वैर है, उलुक काकोलुकीयम, है ना, वहां भी उलुकाश्च काकाश्च काकोलुकीयम, ऐसा आप समास कर सकते हो। और शरीर का यदि अवयव बताना है, जैसे कि हस्तौच पादौच, श्रवण श्रोत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय, उनका भी समूह यदि आप बताना चाहते हो, नेत्र श्रोत्रम ऐसा हो सकता है, या और भी जो कुछ शरीर का अवयव डिफाइन करना है। और लास्ट वाला पॉइंट, जहां हम सूक्ष्म जीव बताना चाहते हैं तो वहां भी हम समाहार द्वंद्व करते हैं। और समाहार द्वंद्व का विशेष क्या है, समाहार द्वंद्व हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। और दूसरी चीज, ये हमेशा एक वचन में आता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको उस समस्त पद देख के ही पता चल जाएगा। यदि सिंगुलर में दिख रहा है, एक वचन में दिख रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज अ समाहार द्वंद्व। If there are dual or plural, then that would be इतरेतर द्वंद्व। ये होगा इतरेतर का विषय। उसके बाद हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा। अव्ययी भाव समास में उसका मेन लक्षण क्या है, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता है उस समास को हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव बोलते हैं। या जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है उस समास को हम अव्ययी भाव बोलेंगे। उदाहरण, एक दो उदाहरण याद रखिएगा। यथामति, यथाशक्ति, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम, रामस्य समीपे उपरामम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, वगैरह वगैरह। हरे सदृशः सहरिः, ये सारे सहरि ऐसे अव्ययी भाव के कुछ एग्जाम्पल्स है। वो आप उदाहरण देखते हुए उसमें पहला पूर्व पद देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि पूर्व पद में यदि आपको अव्यय दिख रहा है तो दैट इज डेफिनेटली अव्ययी भाव समास। देयर आर सम एक्सेप्शन आल्सो रिगार्डिंग द पूर्व पद एक्सेप्ट।
Thereafter, we took up the topic of तत्पुरुष समास. तत्पुरुष का लक्षण या व्याख्या क्या है? उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष. जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं. कैसे पहचानना है? फिर से एक क्रियापद ऐड करिएगा, नहीं तो कोई क्वालिटी, कुछ गुण उस शब्द के साथ यूज करिएगा, आपको समास का पता चल जाएगा, वेदर इट इज पूर्व पदार्थ प्रधान और उत्तर पदार्थ प्रधान वगैरह. तो तत्पुरुष का हमने मुख्य रूप से 6 प्रकार देखे. द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक. तो जहां द्वितीय श्रुतातीत पतित गतत्यस्ता प्राप्तापन्नैः, ये सूत्र से यदि आपको उत्तर पद में इनमें से कोई पद दिखाई दे रहा है, जैसे कि श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त वगैरह वगैरह, तो समझ लेना चाहिए कि ये डेफिनेटली द्वितीय तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष समास है. ठीक है. सिमिलरली तृतीय तत्पुरुष में कौन कौन से पद होते हैं? पूर्व, उन, सम वगैरह वगैरह, श्लक्ष्ण, मिश्र आदि पद यदि उत्तर पद में दिख रहे हैं तो उसको हम तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे. और उनका विग्रह करते समय पूर्व पद के साथ तृतीया का यूज करेंगे. जैसे कि मास पूर्व, मास पूर्व ऐसा शब्द बनाया, तो मास पूर्व का विग्रह वाक्य क्या बनेगा? मासेन पूर्व, मास पूर्व, है ना. सदृश शब्द के साथ भी तृतीय तत्पुरुष होता है. जैसे कि राम सदृश, मतलब क्या? रामेण सदृश. लक्ष्मण राम सदृश दृश्यते. लक्ष्मण राम के सदृश दिखते हैं. तो इसका वाक्य, विग्रह वाक्य कैसे बन जाएगा? राम सदृश, इसका बनेगा रामेण सदृश, रामेण सम, राम समः दृश्यते, ऐसा. चतुर्थी में क्या था? तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षितैः. चतुर्थी तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षितैः ऐसा सूत्र आता है. तो यदि आपको प्रकृति विकृति भाव दिखाई दे रहा है, प्लस यदि आपको अर्थ, तदर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित आदि शब्द उत्तर पद में दिखाई दे रहे हैं, तो उस समास को हम क्या कहेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष समास कहेंगे. और विग्रह वाक्य करते समय पूर्व पद में आप चतुर्थी विभक्ति का यूज करेंगे. जैसे कि भूत बलि, इतना शब्द याद रखिएगा, भूत बलि, ये उदाहरण है चतुर्थी का. तो भूताय अथवा भूतेभ्यः बलिः, भूत बलिः. पुत्र हितम ऐसा शब्द है. पुत्र, छात्र हितम, लेट्स टेक छात्र हितम, छात्रेभ्यः हितम, छात्र हितम, ऐसा चतुर्थी तत्पुरुष कर सकते हैं. चतुर्थी तद अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षितैः इसके साथ. पंचमी समास बहुत ही सिंपल है, जिसमें भयवाचक शब्द उत्तर पद में आते हैं. तो व्याघ्र भीति ही, चोर भीति ही, विग्रह वाक्य करते समय पंचमी विभक्ति का आप यूज करेंगे. पूर्व पद में क्या आ जाएगी? पंचमी विभक्ति आएगी. चोरात भयम, चोर भयम. तो वार्तिककार ने वहां कुछ पद और ऐड कर दिए, भीहि, भीति, भयम, भीहि ऐसा शब्द, उनके साथ भी क्या होता है? चतुर्थी होती है. और रक्ष धातु, पा धातु, उनसे बने हुए जो भी शब्द है, त्राणम, रक्षणम, उनके साथ भी पंचमी विभक्ति होती है. षष्ठी विभक्ति बहुत ही कॉमन है. षष्ठी तत्पुरुष समास सब जगहों पे, जहां जहां आप रिलेशन दिखाना चाहते हो, यू कैन यूज षष्ठी तत्पुरुष समास. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल राजपुरुष, फेमस एग्जाम्पल राजपुरुष, सीतापति, लक्ष्मी वल्लभ वगैरह वगैरह जो भी है. सप्तमी का एक ही उदाहरण, एक ही सूत्र हमने देखा, सप्तमी शौंडैः. शौंड, शौंड मतलब एक्सपर्ट, कनिंग. So if there is an expertise in some vidya, in some shastra, to show that we use different words like similar, shaundah, kushalah, panditah, nipunah, विशारदः वगैरह वगैरह. यदि ऐसे पद विशारद, निपुण, शुष्क, पक्व आदि शब्द यदि उत्तर पद में दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज डेफिनेटली सप्तमी तत्पुरुष समास. उसके बाद हमने देखा कर्मधारय समास. कर्मधारय में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, लेकिन यहाँ विशेषण विशेष्य पद आते हैं, जैसे कि नीलम कमलम, नील कमलम.
अभी उसके अनुसार, अभी विशेषण यदि पूर्व पद में है तो उसको नाम दे देंगे विशेषण पूर्व पद। यदि विशेषण उत्तर पद में आता है तो उस समास को हम क्या कहेंगे, विशेषण उत्तर पद वैयाकरण ख सूची ही। यहाँ वैयाकरण डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन वो वैयाकरण, व्याकरण पढ़ने वाला व्यक्ति, जानने वाला व्यक्ति कैसा है, ख सूची ही, जो ऊपर देखता है। तो ये हो गया उसका विशेषण, ख सूची ही वैयाकरण, हाँ वैयाकरण ख सूची ही। ठीक है। और कभी कभी दोनों भी पद, पूर्व पद भी उत्तर पद भी विशेषण होते, उनको बोलते उभय विशेषण कर्मधारय समास। उसके बाद उपमान का विचार किया हमने, अवधारणा वगैरह वगैरह, ये सारे कर्मधारय के कल प्रकार हमने देखे। अभी बचे हुए दो समास हैं, एक दिन में दोनों समाप्त कर पाना मेरे लिए डिफिकल्ट है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। विल एक्सप्लेन द्विगु समास इन वेरी शॉर्ट, देन आई विल टेक अप द टॉपिक ऑफ बहुव्रीहि। तो आज हम द्विगु समास कुछ मिनटों में पढ़ेंगे, 10 मिनट शायद मैं दे पाऊंगा उसके लिए। बाद में हमें बहुव्रीहि के बहुत सारे 5 प्रकार लगभग पढ़ने हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। महोदय, कक्षाया किम उपपद तत्पुरुष समास न भविष्यति? किम 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 उपपद तत्पुरुष उपपद अधुना समयः तथा नास्ति खलु। भवन्तः यदि इच्छन्ति चेत् अहं लिंक शेयर करिष्यामि, ततः भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। उपपद उपपद, हाँ अधुना न शक्यते, समयाभावात् न शक्यते ओके खलु। ओके संभव। हम्म कर्मधारे अस्माभिः पठितः। अधुना अधुना द्विगु समास विषये किञ्चित् पठामः। द्विगु समासस्य लक्षणं पुनः अयमपि, लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी इंग्लिश। तो बेसिकली द्विगु समास इज अ पार्ट ऑफ तत्पुरुष भेद, तत्पुरुषस्य भेदः द्विगुः इति उच्यते खलु। तो द्विगु समास से तत्पुरुष का ही भेद है। और तत्पुरुष का मेन लक्षण क्या है, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, है ना, जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, वो होता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय, कर्मधारय का एक भेद होता है द्विगु। तो अभी द्विगु समास में मेन लक्षण क्या है, संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास में संख्या पूर्व पद में आती है, ठीक है, जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द रहता है और उत्तर पद की प्रधानता रहती है, उस समास को हम क्या बोलेंगे, संख्या पूर्वो द्विगु, द्विगु समास कहेंगे। उसमें से मुख्य समास कौन सा है, तो समाहार द्वंद्व, अभी समाहार द्विगु, समूहवाचक द्विगु, उसके ऊपर जरा फोकस करेंगे। तो बेसिकली त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, ऐसा पद हमें मिलता है त्रिलोकी। वैसे ही पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। सिमिलरली नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम। नवरात्रम शब्द ही उचित है, नवरात्रि ऐसा शब्द द्विगु समास में नहीं बनता। यदि कोई बना रहा है तो शायद वो जानते नहीं होंगे शुद्ध शब्द क्या है, अशुद्ध शब्द क्या है। नवरात्रम यही उचित शब्द है। पंचानाम अंगानाम समाहारः पंचांगम, ये फेमस उदाहरण है समाहार के, ठीक है। उसके अलावा कुछ रूल हमें याद रखने हैं। विशेष अंशाः समाहार विषये, अयम समासः तत्रैव भवति यत्र समूहः तथा अस्य पूर्वपदम संख्यावाचकम भवति। मतलब आप यदि समूहों को डिफाइन करना चाहते हो, बताना चाहते हो, जैसे कि भुवनम, भुवन है, अलग अलग प्रकार के भुवन है ना, उन भुवनों का समाहार, उन भुवनों का ग्रुप आप डिफाइन करना चाहते हो, प्लस उसमें यदि संख्यावाचक शब्द है तो दैट इज गोइंग टू बिकम द्विगु समास, दैट इज गोइंग टू बी द्विगु समास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने त्रिलोकम, लोक अनेक लोक है, सप्तलोक है या 3 लोक है, उनको यदि आप बोलना चाहते हो कि इनका इनका समूह, 3 लोगों का समूह ऐसा बोलना चाहते हो, वहां त्रि संख्यावाचक शब्द रहेगा, चाहे त्रि हो चाहे सप्त हो कोई भी चलेगा, है ना। और उनका यदि ग्रुप आप बताना चाहते हो तो वहां समाहार द्विगु हो जाएगा। समूह सर्वदा एकः एव, अतः
समाहार द्विगुः सर्वदा एकवचनान्तः एव भवति। मेन आइडिया, बिकॉज you put many numbers in one group, still that is one group. Because it is one group, that's how you have to put ekavachanam into that. You cannot say tribhuvanani. No. When you say tribhuvanam, all three words are included in that samastapada. Okay. लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, बहुत्वे तत्र स्त्रीलिंग शब्द बनता है। ये समाहार जब करते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द ज्यादातर होता है, कदाचित नपुंसकलिंग में भी होता है, लेकिन पुल्लिंग में बहुत दुर्मिल प्रयोग इसके लगभग मिलते ही नहीं। ठीक है। उसके अलावा किम लिंगम इति कथम न्यायते इति चेत् तत्र पर्टिकुलर सूत्रम इत्यादिकं न अंगीकर्तव्यं, तत्र साक्षात् प्रयोगवशात् एव ज्ञातव्यं भवति। यथा त्रिलोकी, पंचवटी एतेषां रूपं दृष्ट्वा ज्ञायते यत् अयं शब्दः त्रिलोकी, अयं शब्दः स्त्रीलिंगे वर्तते, दीर्घैकारान्तः अस्ति खलु इति कृत्वा त्रिलोकी इति दीर्घैकारान्तः। पंचवटी दीर्घैकारान्तः शब्दः इति कृत्वा अयं स्त्रीलिंगी शब्दः। अभी लिंग का ज्ञान कैसे होगा? तो बेसिक आइडिया है, यदि समस्त पद में आपको दीर्घ इकारांत शब्द मिल रहा है तो डेफिनेटली दैट इज स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि त्रिलोकी अथवा पंचवटी। लेकिन कहीं कहीं अम प्रत्यय दिखता है शब्दों के बाद में, जैसे कि पंचांगम, नवरात्रम, उसमें अम दिख रहा है तो बेसिकली दैट इज नपुंसकलिंग प्रत्यय। उसके अलावा कहीं कहीं पुल्लिंग शब्द भी कदाचित मिलता है, जैसे कि सप्तानाम अहन्नाम समाहारः सप्ताह, सप्ताह, तो 7 दिनों का समूह, उसको क्या बोलेंगे? अहन शब्द का अर्थ होता है दिन, तो 7 दिनों का समूह उसको बोलेंगे सप्ताह। रेयर पुल्लिंग में रेयर मिलते हैं। ठीक है। प्रयोग के मतलब शब्दों का प्रयोग देख के आपको पता चलेगा वेदर इट इज इन पुल्लिंग, whether it is in strilinga, and if it is in napusakalinga, you will be able to identify that. Okay, so now this was द्विगु समास। द्विगु समास का मेन लक्षण है संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वक, मतलब जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द रहता है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है, उसको हम बोलेंगे समाहार। और समाहार जब बोलते हैं तो हमेशा याद रखना है, ये समाहार जहां भी करेंगे वहां एक वचनम आना ही आना है। ठीक है, ये हो गया द्विगु समास। अभी अगला समास है बहुव्रीहि समास। हमने लक्षण देखे थे हर एक समास के। पहला हमने समास देखा अव्ययी भाव, जिसका लक्षण क्या था? पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, जिसमें पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, और जिस समास में पहला समस्त पद में पहला शब्द यदि अव्यय है और समस्त पद बना करके उसमें यदि अव्ययत्व आता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा तत्पुरुष। तत्पुरुष का लक्षण क्या किया था? उभय उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, तो जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है वो है तत्पुरुष समास। उसके बाद हमने कर्मधारय देखा। कर्मधारय में हमने देखा कि विशेषण विशेष्य पूर्व कर्मधारय, जिसमें विशेषण विशेष्य ऐसे पूर्व पद में विशेषण, उत्तर पद में विशेष्य या विपरीत भी यदि दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे कर्मधारय। ठीक है। उसके अलावा द्विगु देखा। द्विगु में क्या होता है? संख्या पूर्व द्विगु, संख्या वाचक पद जिसके पूर्व पद में रहता है उसको बोलेंगे हम द्विगु। उसके अलावा और एक समास पड़ा द्वंद्व। द्वंद्व में क्या रहता है? उभय पदो प्रधान, उभय पदार्थ प्रधान, ऐसा दोनों पद के अर्थ की प्रधानता रहती है, तो उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। अभी बचता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में बहुव्रीहि न पूर्व पदार्थ प्रधान है, न उत्तर पदार्थ प्रधान है, न उभय पदार्थ प्रधान है, अपितु अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि का लक्षण क्या है? अन्य पद के अर्थ के यदि प्रधानता है तो उस समास को हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास। सिंपल संस्कृत में मैंने लिखा है, अत्र
समस्त पदम समास स्थितम पूर्व पदस्य अर्थम उत्तर पदस्य अर्थम वा न बोधयति। बेसिकली व्हाट डज दिस मीन? जो आपको समस्त पद दिख रहा है, समास समस्त पद में, सामासिक पद में पूर्व पद जो है ना ना लैपटॉप अक्षय सॉरी, हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब आप बहुव्रीहि समास देख रहे हो, बहुव्रीहि समास में आपको कुछ पद दिखेगा, जैसे कि पीताम्बरः। पीतम ये पहला पद है, अंबरम ये उत्तर पद है, ठीक है। अभी जिस समास में पूर्व पद के भी अर्थ की प्रधानता नहीं रहती, उत्तर पद के अर्थ की भी प्रधानता नहीं रहती, लेकिन इन दोनों से भिन्न किसी और पद की अपेक्षा, विवक्षा या अर्थ की प्रधानता रहती है, तो उस समास को हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास, ठीक है। अन्यस्य एव पदस्य अर्थस्य प्रधानता यदि भवति तदा सह बहुव्रीहि ही भवति। और अभी अन्य पद की प्रधानता होने कारण यदि अन्य पदार्थ पुल्लिंग में है तो इसमें भी इन दोनों पूर्व पद उत्तर पद, इसका जब समास हो जाएगा तो अन्य पद यदि पुल्लिंग में है तो इसमें भी पुल्लिंगत्व आ जाएगा। अन्य पद में यदि स्त्रीलिंगत्व है तो इसमें भी स्त्रीलिंगत्व आ जाएगा। यदि अन्य पद में नपुंसकलिंगत्व है तो यहां भी नपुंसकलिंगत्व आ जाएगा। इतना क्लियर? अभी ये समास पहचानते हुए मैंने फिर से बताया, क्रियापद आपको ऐड कर देनी है। जैसे कि चक्रपाणि ही ऐसा शब्द बनाया तो पूर्व पद में चक्र शब्द आया, उत्तर पद में पानी शब्द आया। अभी चक्रपाणि शब्द आपको मिल गया, अभी चक्रपाणि के साथ साथ किसी क्रियापद को जोड़ दो, अहम चक्रपाणिम नमामि। अभी जब आप नमामि क्रियापद का यूज कर रहे हो तब नमन क्रिया का ऑब्जेक्ट का नमन क्रिया का कर्म क्या है? चक्र है या पानी है? चक्र भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन चक्र जिसके हाथ में है, चक्र जिसके पानी में है, ऐसा जो पुरुष, उसको बोलेंगे चक्रपाणी। मतलब अन्य पद को बताने वाला ये समास है। इतना क्लियर हुआ? बिना पानीम नमामि। सॉरी, बिना पानीम नमामि। वीणा पाणिम नमामि। हाँ, अभी वीणा यहाँ समास बन जाएगा, जैसे कि चक्रपाणि ही वैसे वीणा पाणी शारदे, शारदा, इजंट इट? तो वीणा पाणीम दीर्घ बन जाएगा, आकारांत इकारांत शब्द होने के कारण वह दीर्घत्व आ जाएगा। पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः। पीतांबरः। अभी इसमें और कर्मधारय में आपको भेद समझ में आना चाहिए। यहां भी पीतम अंबरम विशेषण विशेष्य दिख रहा है, एक है पीतम विशेषण हो गया, अंबरम ये विशेष्य है, लेकिन यहां पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, न उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। इसीलिए ये यद्यपि वहां विशेषण विशेष्य पद दिखाई दे रहे हैं, तो भी अन्य पद की प्रधानता होने के कारण यह कर्मधारय नहीं है। यदि इन दोनों पदों का कर्मधारय हमें बनाना है तो क्या बन सकता है पद? समस्त पद क्या बन सकता है? पीताम्बरम। 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 यदि वस्त्र डिफाइन कर रहे हो, वस्त्र नपुंसकलिंग में है, तो उसमें बन जाएगा पीताम्बरम। पीताम्बरम। तो मैं जब बोलूंगा अहम पीताम्बरम क्षालयामि, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मैं भगवान विष्णु का क्षालन कर रहा हूं, प्रक्षालन कर रहा हूं। पीताम्बरम मतलब वहां वस्त्र अर्थ लिया जाए, कॉन्टेक्स्ट से आप समझ पाएंगे, है ना? ओके, हाँ, अनदर वन। अन्य पद की प्रधानता होने के कारण हत रावण एन सह, हत रावण, जिन्होंने रावण को मारा है वो है भगवान राम। तो इस समास को पहचानेंगे कैसे? जिस समास में यस्य, एशाम, ययोः वगैरह इन पद का उपयोग हो रहा है, ये न वगैरह वगैरह, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास बोलेंगे। अन्य पद की यदि प्रधानता दिख रही है तो उसको हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास, ठीक है। उसके 5 प्रकार मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे, जैसा समय हमें अलाउ करेगा वैसा मैं
फिनिश करने का प्रयत्न करूंगा। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण मतलब क्या? जैसे कि जिसका पूर्व पद उत्तर पद इन दोनों में आपको एक विभक्ति दिखाई देगी। उदाहरण, एक यही फेमस उदाहरण हम लेते हैं, पीताम्बरम, पीताम्बरः, ऐसा हमने समास युक्त पद किया। लेकिन इस समास का विग्रह करते समय यदि आपको विग्रह वाक्य में दोनों के दोनों पद, पूर्व पद भी उत्तर पद भी, यदि समान विभक्ति में दिख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? समान अधिकरण बहुव्रीहि समास। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसके और एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे कि पीतम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अंबरम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो दोनों में पूर्व पद में भी उत्तर पद में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन होने के कारण इस समास को, इससे बना हुआ जो समास रहेगा, इसको हम बोलेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। इतना क्लियर? अगला व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। अभी इसमें क्या होगा आपको आइडिया आया ही गई होगी। यदि पूर्व पद में और उत्तर पद में समान विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, उदाहरण चक्रपाणि ऐसा समस्त पद है, उसका विग्रह वाक्य करते समय चक्रम ये जो पद है ये प्रथमा विभक्ति में आए। पानी इसमें सप्तमी विभक्ति का यूज किया है, पाणौ, तो ये एक पूर्व पद है प्रथमा विभक्ति में, उत्तर पद है सप्तमी विभक्ति में, दोनों के बीच में समान अधिकरण नहीं है। समान अधिकरण न होने के कारण इसको नाम दिया गया है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। स्पष्ट? ठीक। अगला नए बहुव्रीहि समास। अभी नए तत्पुरुष भी होता है, अभी फिलहाल समय न होने के कारण क्या ही करें, अभी यहां मैं बहुव्रीहि के ऊपर जरा फोकस करता हूं। नए बहुव्रीहि, इसमें क्या होता है, नए बहुव्रीहि समासिक पद में आपको अ दिखेगा, और इससे इस समास युक्त पद से यदि अन्य पद की विवक्षा है, अन्य पद डिफाइन किया जा रहा है, अन्य पुरुष डिफाइन किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि कहेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तत्पुरुष एंड बहुव्रीहि? दोनों में आपको अविद्या अविद्यः अथवा अधनः अधनः, अधनः अधनम, ये दोनों चेंज दिखेंगे। कैसे? न विद्यते धनम यस्य सह अधनः। यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जिसके पास धन नहीं है ऐसा व्यक्ति, तो इसमें कोई व्यक्ति डिफाइन हो रहा है ना, कोई व्यक्ति डिफाइन हो रहा है। यदि वो पुल्लिंग में है तो मैं क्या बोलूंगा? अधनः, वहां विसर्ग आ जाएगा। यदि सेम पद में तत्पुरुष में लेके जा रहा हूं, तत्पुरुष में कौन से अर्थ की प्रधानता होती है, पूर्व की या उत्तर पद की? है ना सब क्लास में? उत्तर उत्तर पद में। तो इसका अर्थ क्या होगा? धनम नास्ति न धनम इति अधनम, तो वह अधनम उत्तर पद नपुंसकलिंग में है, तो वह अधनम ऐसा पद यूज किया जाएगा। क्लियर? ओके। नाउ तत्पुरुष अधनम में पहला शब्द क्या है? किसमें? अधनम तत्पुरुष जो है, वो पहला शब्द क्या है उस समास का? नए तत्पुरुष समास। नहीं नहीं, ये तो मैं अधनम में पूछ रही हूँ कि अधनम में पहला शब्द क्या है? अधनम प्रथम पद पूछ रहे, प्रथम पद पूछ रहे। अच्छा अच्छा, न धनम इति अधनम, न धनम इति अधनम। ओके ठीक है, विग्रह वाक्य पूछ रहे थे वो, है ना? हाँ। सह पूर्व पद बहुव्रीहि मतलब क्या? जिसमें सह या स ये शब्द पूर्व पद में आता है, उसको क्या बोलेंगे हम? सह पूर्व पद बहुव्रीहि। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? सपुत्रः, ये सामासिक पद है। विग्रह वाक्य करते समय हम वह सह पद का यूज करेंगे, जैसे कि पुत्रेण सह विद्यते यह सह सपुत्रः। ठीक है, अथवा दूसरा भी उदाहरण, हम बहुत सारे एग्जांपल हर एक के देखेंगे। लास्ट वाला है उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि, जिसमें उपमान
वाचक शब्द रहता है, जैसे कि गजाननः, ऐसा फेमस उदाहरण है। गजानन शब्द का विग्रह करते समय हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, बहुत बार गलत विग्रह वाक्य बनता है। लोग बोलते हैं गजानन शब्द को ऐसा डिफाइन करते, गजम इव आननम यस्य सह। गजम इव आननम न भवति, गजाननम इव आननम यस्य सह गजानन, मतलब गज के आनंद के जैसा, गज के मुख के जैसा मुख है जिसका। हाँ, इसमें डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, और एक्सप्लेन करूंगा मैं जब उपमान पूर्वपद जब पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी 5 बहुव्रीहि के प्रकार पढ़ने वाले हैं। समानाधिकरण, व्यधिकरण, नए बहुव्रीहि, सह पूर्वपद बहुव्रीहि और उपमान पूर्वपद बहुव्रीहि। सबसे पहले वी विल टेक अप समानाधिकरण। समानाधिकरण में क्या क्या रहता है? पूर्वपद उत्तर पद दोनों भी प्रथमा विभक्ति में रहते हैं। उदाहरण, पीतम अंबरम, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरम, पीतांबरः क्षम्यतां। ये हो गया। पीतम पूर्व पद है, विशेषण है। अंबरम उत्तर पद है, विशेष्य पद है। दोनों समान विभक्ति में होने के कारण इस समास को हम बोलेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि। अनदर वन, कृतम भोजनम येन सह कृत भोजनः। कृतम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, भोजनम प्रथमा विभक्ति एक वचनम है, तो क्या बन जाएगा? समानाधिकरण बहुव्रीहि बनेगा। बोल नहीं रहे कोई? वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह ग्रामः, वीर पुरुष को ग्रामः, ऐसा समास बन जाएगा। यहाँ टाइपो है, वहां कुछ अलग सा ही साइन दिख रहा है। वीर पुरुषः, ठीक है। वीर पुरुष मतलब वीर पुरुष है जिस गांव में, ऐसा गांव वीर पुरुष। अभी वीर शब्द पुरुष शब्द दोनों समान विभक्ति में हैं। समान विभक्ति में होने के कारण इस शब्द को, इस समास को हम बोलेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। बहुधनम यस्य सह बहुधनः। अभी वस्तुतः आपको प्रैक्टिस करनी थी इसकी, ठीक है। द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का एक एक उदाहरण देता हूं। प्राप्तम उदकम, यदि विग्रह वाक्य में आपको यम दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हम द्वितीय तत्पुरुष बोलेंगे। यदि विग्रह वाक्य करते समय एन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन, इन पदों को आप यदि देख पा रहे हो तो उन पदों के अनुसार आप इसका नाम रखेंगे, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी वगैरह वगैरह। तो हर एक का एक एक उदाहरण आपको उदाहरण के तौर पर रखता हूं। यू हैव टू गो थ्रू सम टेक्स्ट, लाइक there is a book from Sanskrit Bharati which is written by Mahabaleshwar Bhatta. You can refer that book. Or if you have more, desire to go in depth, again, I have sent the link in the group. You can follow those videos. I have explained each sutra for each Dvitiya, Tritiya, etc. So you can go through it. Anyway, तृतीया का उदाहरण है हतः, हतः दानवः येन सह हत दानवः। और बहुवचन में भी कर सकते हैं, हताः दानवाः येन सह हत दानवः। यदि भगवान, एक भगवान मतलब भगवान विष्णु का वगैरह वर्णन चल रहा है तो हम सिंगुलर कर सकते एन। यदि वहां बहुत सारे देवताओं ने मिलकर के उन्होंने राक्षसों को मारा, यदि मुझे बहुत सारे देवताएं डिफाइन करने हैं तो मैं बोलूंगा हताः दानवाः यैहि ते हत दानवाः, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चतुर्थी का, दत्त धनः मतलब दत्तम धनम यस्मै सह दत्त धनः। तो यहाँ बेसिकली यदि आपने कारक प्रकरण पढ़ा है तो कारक प्रकरण और समास, दे आर ऑलमोस्ट कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। संप्रदान में चतुर्थी होती है तो यहाँ ब्राह्मण को कुछ दिया गया है इसलिए उसकी चतुर्थी कर दी, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर समास आफ्टर लर्निंग कारक प्रकरण। तो आपको जब भी समय मिले कारक प्रकरण का भी अभ्यास करिए। पंचमी, पतितः पतित पर्णः नाम किम? पतितः पर्णः, पतितम पर्णम अथवा पतितानि पर्णानि यस्मात्
सह वृक्षः पतित पर्णः। वृक्ष पुल्लिंग होने के कारण वहां पर्ण शब्द यद्यपि नपुंसकलिंग में रहता है, लेकिन अन्य पदार्थ प्रदान होने के कारण इस समास को हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास बोलेंगे। और बहुव्रीहि समास में अन्य पद के तरह लिंग वचन वगैरह रहते हैं। ठीक है। षष्ठी पीताम्बरः, फेमस एग्जांपल, यू नो दैट। वीर पुरुषः, वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह ग्राम, ग्राम डिफाइन हो रहा है, गांव डिफाइन हो रहा है। यदि नगरी है तो शब्द अलग बनेगा। ठीक है। यदि नगरम है शब्द अलग अलग बनेगा। ठीक है। उदाहरण ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। हाँ, इसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। पराजिताः रिपवः येन सह, बताओ। पराजित रिपु। पराजित रिपुः। दत्तं धनं यस्मै सह, दत्तधनः। दत्तधनः। निर्गतः भयं यस्मात् सह, निर्भयः। निर्भयः। निर्भयः, निर्भया। निर्गतं भयं यस्याः सा निर्भया। यदि किसी का नाम निर्भया है तो बहुव्रीहि समास है। लिखितं चित्रं यैः ते, लिखित चित्राः। लिखित चित्राः। अष्टभुजाः यस्याः सा, अष्टभुजा। अष्टभुजा। हाँ, अष्टभुजा देवी। वेरी गुड। दुर्गा। षट् आननानि यस्य सह, षडाननः कार्तिकेयः। सिमिलरली दश, दशाननः। दश आननानि यस्य सह, दशाननः। हाँ, दशानन। पंचानन, पंच आननानि यस्य सः। महादेवः। महादेवः। इसका वक्रम वक्रम तुंडम यस्य। वक्रम गजानन। गजानन। धृतपुष्पा नारिका, धृतं पुष्पम यया सा। धृतं पुष्पम यया सा धृतपुष्पा। पतितपुष्पा, पतितं पुष्पम यस्याः सा। यस्याः सा। पतितं पुष्पाणि तस्मात्। यस्याः सा। लता डिफाइन करनी है ना हमें। पंचमी। लेताइन समस्त पद में यदि आपको स्त्रीलिंगत्व दिख रहा है तो विग्रह वाक्य करते समय यत सर्वनाम का आप उसके अनुसार वचन रखेंगे। जैसे कि पतितानि पुष्पाणि यस्याः सा पतित पुष्पा लता। लता डिफाइन हो रही है। ब्राह्मणाः डिफाइन करने हैं। कैसे ब्राह्मण? जिनको दक्षिणा दी गई है। कैसे बनेंगे? ताः दक्षिणाः यस्मै। हाँ, फिर से दत्ताः दक्षिणाः यस्मै। नहीं, एक ही यस्मै ब्राह्मण एक है क्या? वचन होगा। हाँ। बहुत ब्राह्मण है। एभ्यः येभ्यः, येभ्यः ते ब्राह्मणाः। ते दत्त दक्षिणाः। देन यू कैन ऐड ब्राह्मणाः। विशाल मार्गा, विशालाः मार्गाः यस्मिन्। यस्यां यस्यां सा यस्याम सा, जिस नगरी में विशाल विशाल मार्ग है, ऐसी नगरी यदि डिफाइन करनी है तो हम बोलेंगे विशाल मार्गा नगरी, है ना। प्राप्तोदकम, प्राप्तम उदकम उदकम यस्मिन् यस्मात्। यस्मिन् तत्, यस्मिन् तत्। यस्मिन तत्, तत् होगा क्योंकि गृहम शब्द नपुंसकलिंग में है। तो प्राप्तम उदकम यस्मिन तत्। हाँ, यस्मिन तस्मिन दोनों चलेगा, कोई अड़चन नहीं। अत्र सप्तमी भवति। अभी मैं अगले इसमें जाता हूँ, ये आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्यधिकरण बहुव्रीहि,
व्यधिकरण में मैंने पहले बताया कि इसमें पूर्व पद कदाचित प्रथमा विभक्ति में रहेगा, उत्तर पद कदाचित भिन्न विभक्ति में रहेगा, जैसे कि सप्तमी में ज्यादातर तो सप्तमी में रहता है। तो खड्ग पाणी ही ऐसा शब्द बनाया है। पाणौ यस्य, हाँ। खड्ग पाणौ पाणौ यस्य सह। अभी खड्ग शब्द प्रथमा में है, पाणी शब्द सप्तमी में है, इसलिए इस समास को नाम, इसका नाम यदि करना है, नामकरण करना है, तो बन जाएगा व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। दंड हस्ते यस्य सह, दंडहस्तो, दंडहस्तः, दंड पाणी ही ऐसा शब्द फेमस है। दंडपाणी, परशुहस्तः, परशुहस्तो, परशुरा, परशुः हस्ते यस्य परशुहस्तो, हाँ ओके। चंद्रशेखरः, परशुपाणी, चंद्रः चंद्रशेखर, शिरसि शिरसि अस्ति चंद्रः शेखरे यस्य सः। चंद्रः शेखरे, शेखरे नाम मौलौ, मौलौ, मौली, हाँ सप्तमी विभक्ति, मौल्याम अथवा मौली, मौल्यौ यस्य सः इति। धनुष्पाणिः, धनुः पाणौ यस्य सः। धनुः पाणौ यस्य सः धनुष्पाणिः। लेकिन ये हर बार आपको पूर्व पद प्रथमा में नहीं दिखेगा, क्वचित अपवाद भी है, जैसे कि भाल नेत्रः ऐसा शब्द है, तो इसका पूर्व पद सप्तमी में रहेगा। भाले नेत्रम यस्य सः भाल नेत्रः अथवा भाल लोचन। सिमिलरली चक्रम, ये तो चक्रपाणी तो प्रथमा, चक्रम शब्द प्रथमा में है, तो एक शब्द जिसके प्रथमा पूर्व पद में प्रथमा विभक्ति रहती है, और कुछ अपवाद जैसे शब्द मिलते हैं जिसमें उत्तर पद में प्रथमावाचक शब्द रहता है, जैसे कि भाल नेत्रम, भाल लोचन वगैरह। ठीक है, भाल नेत्र, भाल लोचन, उसमें भाले सप्तमी की और नेत्रम शब्द प्रथमा में, उत्तर पद में प्रथमा वहां आई है। तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको पहले पद में प्रथमा दिखेगी। भालचंद्र भी ऐसे ही होगा ना, भालचंद्र, करेक्ट, भाले चंद्र यस्य सह भालचंद्र। ठीक है, उदाहरण वाक्य। मोदकम हस्ते अस्ति यस्य सः मोदक, मोदकम आपने बोला, वचने किमर्थम दरिद्रता, जिसके हाथ में बहुत सारे मोदक है। मोदकानि मोदकानि हस्ते अस्ति यस्य सः। हाँ, मोदकानि हस्ते यस्य सः मोदक हस्तः। गणेश, एक मोदक से उस गणेश जी का कहाँ पेट भरने वाला है? सॉरी, मोदकम हस्ते यस्योऽपि भवति। वा भवति, एकः एव मोदकः दातव्यश्चेत् मोदकम् इति वक्तव्यम्। विषकण्ठः, कंठे विषः अस्ति। विषम कंठे यस्य सः, विषकण्ठे। स्ट्रक्चर यही रहेगा जी। हाँ, पहला पद उसमें जी, प्रथमा जी, कर देंगे, दूसरे पद में सप्तमी कर देंगे, और यस्य सह, येषाम सह, आप अन्य पद के अनुसार आप यूज करेंगे। गदा पाणी ही, गदा पाणौ यस्य नारायणो, नारायणः। चापहस्तः, चापम हस्ते यस्य। हस्ते यस्य। चापः इति पुल्लिङ्गः इति मन्ये अहम्, एकवारं द्रष्टव्यं तथापि। शङ्खपाणिः, शङ्खः पाणौ यस्य सः। स्त्रीवत्सः वक्षाः, दिया ही है, उसका कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इसमें आप बनाएंगे। नय बहुव्रीहि के बारे में थोड़ा बताता हूं। अर्थम आश्रित्य एव नय तत्पुरुषस्य तथा नय बहुव्रीहेः अर्थम वक्तुम शक्यते। इन द सेंस यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट and you have to see the vachanam. Many times it becomes little bit difficult to understand, but if you see the context of particular shloka or particular story,
will be able to understand whether it is bahurihi in the sense whether it is nay bahurihi or nay tatpurusha. न विद्यते धनम यस्य सह अधनः, अन्य पद को डिफाइन किया जा रहा है उस पुरुष को जिसके पास धन नहीं है, तो वो हो जाएगा नय बहुव्रीहि। न विद्यते पुत्रः यस्य सह अपुत्रः। सिमिलरली न विद्यते, विद्यन्ते ऐसा होना चाहिए, हाँ वहां गलत है। न विद्यन्ते अश्वाः येषां ते अनुस्वा अनश्वाः। न विद्यते अश्वः यस्य सह अनश्वः, ऐसा बनेगा। न विद्यते बलं यस्याः सा अबला। अत्र स्त्रीलिंगे भवति अबला भवति अबला भवति। स्त्रीलिंगे अस्ति। यस्याः इति उक्तं खलु इति कृत्वा स्त्रीलिंगम्। न विद्यते बलं यस्य सह अबलः, ऐसा कर सकते पुल्लिंग में। न विद्यते ऊरू, अच्छा इसका एक्चुअली डुअल बनाना चाहिए था, ऊरू शब्द, उरुहु ऊरू ऐसा करना चाहिए था, टाइपो है, यू कैन मेक इट, यू कैन चेंज इट। न विद्यते ऊरू फिर यस्य सह, विद्यते विद्यते होगा कि हाँ हाँ विद्यते विद्येते, न विद्येते ऊरू द्विवचन करेंगे ऊरू यस्य सह, तो बहुवचन में अब नाम तत्पुरुष समस्त पद में तो अनुरूहु ऐसा ही बनेगा, ठीक है। नहीं, और विद्यते का भी द्विवचन करना होगा कि फिर विद्यते ही रखना है यहाँ पे? विद्येते ऐसा किया ना हमने, न हाँ, करना पड़ेगा विद्येते, ना, हाँ वही समझ में नहीं आया। हाँ जी। यदि सिंगुलर है, यदि एक ऊरू नहीं है तो हम बोलेंगे न विद्यते ऊरूहु, और यदि दोनों भी ऊरू नहीं है, दोनों भी जंगाएं नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? न विद्येते ऊरुहु यस्य ऊरू यस्य सह अनुरूहु। अर्जुन से सारथी अरुण। का मतलब क्या है? अनुरू मतलब अरुण, सूर्य का सारथी, जिसके जंघा जंघा, द थाइज। यस। ओके, इसके कुछ सर्वत्र आकारांतः ह्रस्वः, तो ये नियम मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, या करूं? ओके, इसका अभ्यास करते हैं। न अंगम यस्य सह, न विद्यते अंगम यस्य सह अनंगो अनंगः अनंगम अनंगः अनंगः, कामदेवः पुल्लिंग पुरुषः खलु इति कृत्वा अनंगः। न विद्यते निद्रा यस्य सह, अभी आकारांत शब्द ह्रस्व हो जाते हैं, पिछली स्लाइड एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। दो नियम है, याद रखने जैसे नियम है। बहुव्रीहि समास में यदि आकारांत शब्द आपको उत्तर पद में मिल रहा है, इन द सेंस मिल रहा है, जैसे कि न विद्यते विद्या, न विद्या, तो न ये तो पूर्व पद में आ गया, विद्या शब्द आकारांत है, उसका क्या बन जाएगा? समस्त पद में ह्रस्व बन जाएगा यदि पुल्लिंग में आप समास कर रहे हो। तो क्या बनेगा? न विद्यते विद्या यस्य सह अविद्यः, ठीक है। न विद्यते निद्रा यस्य सह, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी सब म्यूट करिएगा अपने आप को, और तब मेरी आवाज स्पष्टतया सुनाई देगी शायद। तो बेसिकली यदि उत्तर पद में आपको आकारांत शब्द दिख रहा है तो उसको क्या करेंगे आप? ह्रस्व कर देंगे। विद्या शब्द था, समस्त पद करेंगे तो बन जाएगा न विद्यते विद्या यस्य सह अविद्यः। अविद्या ऐसे नहीं करेंगे यदि पुरुष को डिफाइन कर रहे हो। सिमिलरली न विद्यते निद्रा यस्य सह अनिद्रः, ऐसा बनेगा। यदि उत्तर पद में आपको दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत या ऋकारांत शब्द मिल रहा है तो उनका क्या करना है? ह्रस्व से ह्रस्व है एव, और यदि दीर्घ इकार उकार है तो वहां क शब्द को ऐड करना है, ये वाला ऐड करना है, क वाला। कह करणीय, मतलब क प्रत्यय ऐड करणीय, जैसे कि न पत्नी यस्य सह अपत्नीकः, न विद्यते पत्नी यस्य सह अपत्नीकः। न विद्यते भ्राता यस्य सह, भ्रातृ शब्द कैसा होता है? ऋकारांत होता है, इसलिए उस ऋकार के बाद आप कह प्रत्यय ऐड करके रूप बनाएंगे अभ्रातृकः, ऐसा बनेगा। सिमिलरली न विद्यते बुद्धि ही, अभी बुद्धि शब्द ह्रस्व इकार होने के कारण वहां ककार की जरूरत नहीं है। दीर्घ इकार है, दीर्घ उकार है, ऋकार शब्द है, तो वहां क प्रत्यय ऐड करेंगे। उसके अनुसार अभी एक्सरसाइज है। न विद्यते निद्रा यस्य सह अनिद्रः,
न विद्यते नाथः यस्याः सा अनाथ अनाथा अनाथा। न विद्यन्ते गृहाणि येषां ते। बोलो जल्दी जल्दी और वो मुझे अगृहाः अगृहाः अगृहाः। वेरी गुड। नेक्स्ट, न विद्यते एषः यस्य सः। अनीशः अनीशः अच्छा अनीशः अविनाश शब्द है, उसको डिफाइन करना है, कैसे करेंगे? न विनाशः विद्यते विनाशः न विद्यते यस्य सः। विनाशः यस्य सः। हाँ, नाउ वी विल टेक अप नेक्स्ट पॉइंट। सह पूर्व पद बहुव्रीहि, इन द सेंस जिसके पूर्व पद में सह या स शब्द आता है उस समास को हम बोलते हैं सह पूर्व पद बहुव्रीहि। जैसे कि पुत्रेण सह वर्तते इति सह सपुत्रः अथवा सह पुत्रः, दोनों तरह से आप लिख सकते हो, सपुत्र अथवा सह पुत्रः। लक्ष्मणेन सह वर्तते इति सलक्ष्मणः अथवा सह लक्ष्मणः। सिमिलरली भार्यया सह विद्यते इति सह भार्यः अथवा सह भार्यः। सिमिलरली पुत्र्या सह वर्तते विद्यते इति सह सपुत्रीकः। पुत्री शब्द दीर्घ इकारांत होने के कारण क प्रत्यय को ऐड करना है। हाँ, अगला विग्रह वाक्य बोलो। सीतया सह विद्यते इति सह विद्यते। स सीतः रामः इति अर्थः। सदोषः दोषेण सह विद्यते इति सह सदोष। सभर्तृका भर्तृः सह विद्यते सह विद्यते भर्तृ सह सह भर्तृ सह विद्यते भर्तृ सह विद्यते भर्तृ शब्द आपको तृतीया में रखना है क्योंकि आप सह अव्यय का यूज कर रहे भर्त्रा हो। हाँ भर्त्रा भर्त्रा सह विद्यते सा सह भर्तृका सायुधः आयुधो सह विद्यते आयुधेन सह वर्तते आयुधैः सह अथवा आयुधैः सह, बहुवचन में भी क्रिया करो। साशंकः शंकया सह विद्यते शंखया सह विद्यते सह साशंक सह बांधवाः बांधवैः सह विद्यते ते सह बांधवाः। लास्ट प्रकार इसका देखते हैं, उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि। इसमें क्या रहता है, उपमान वाचक पद पूर्व पद में आपको दिखाई देगा और प्रथमांत पद आपको दिखाई देगा उत्तर पद में, है ना। उत्तर पद में प्रथमा, पूर्व पद में प्रथमा ही रहेगी लेकिन उसमें उपमान वाचक शब्द रहेगा। जैसे कि राजीव नेत्रः, इसको डिफाइन करना है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद में राजीव माने कमलम, कमलम जैसे नेत्र है जिस पुरुष के, वो पुरुष क्या कहलाएगा, राजीव नेत्र, है ना। सिमिलरली चंद्रः इव वदनम यस्याः सा चंद्रवदनम, वज्रम इव हृदयम यस्य सः वज्र हृदयः, कुसुमम इव चेतः यस्य सः कुसुम चेताः। तो बेसिकली इन these examples you will see the comparison, you will see the simile in purva pada, right? But there are some viparita udharanam like a gajanana shabda. Here I will define again this gajanana shabda and I will try to finish. गजाननम इव आननम इति विग्रह न भवति, तस्मात् गणेश जी का मुख हाथी जैसा नहीं है। जब मैं हाथी बोलता हूं तो हाथी में केवल मुख इंक्लूड नहीं है, उसके पैर, उनकी लांगुल, पुच्छ और उनका शरीर, हाथी शब्द से इन सारा मतलब सारे अवयवों का ग्रहण होता है। तो आई कैन नॉट से गजम इव आननम यस्य सह, न, गजस्य आननम इव आननम यस्य सह गजानन, ऐसा करना चाहिए। मतलब हाथी के मुख के जैसा मुख है जिसका, उसको हम क्या बोलेंगे, गजानन बोलेंगे। क्लियर? सिमिलरली
हंसगमना, हंसगमना मतलब क्या? हंस की तरह नहीं, हंस के गमन के जैसा गमन है जिसका, जिस व्यक्ति का और जिस महिला का, उस महिला को हम क्या बोलेंगे? हंस गमना। जो महिला हंस की तरह, हंस के गति के समान, हंस के उसके जैसे यदि चल रही है, उसके गति के समान, उसके चलने जैसा कोई व्यक्ति चल रहा है या व्यक्ति चल रही है, तो उस व्यक्ति को, उस महिला को वो नाम देंगे हम क्या? हंस गमना। नाम किम? हंस गमनम इव गमनम यस्याहा सा हंस गमना। द बेसिक डिफरेंस देयर इज। सर एक शंका विचारू. हाँ बोलो. अ, पिछले स्लाइड में हंसगमनम, मागची स्लाइड लावा ना जरा. हाँ, हंसगमनम इव गमनम यस्याहा सा. इथे हंसगमनम तत्पुरुष आहे का? हंसस्य गमनम. ना ना, तत्पुरुष नहीं कर रहे हम, बहुव्रीहि का विचार कर रहे हैं. नहीं तो नहीं हंस, बहुव्रीहि का विचार कर रहे, लेकिन हंसगमनम इव असं विचारलंय ना, म्हणून तर हा जो हंसगमनम आहे हाँ इथे तो तत्पुरुष कर्मधारय म्हणून होईल. कर्मधारय. कर्मधारय का म्हणजे हंसस्य गमनम. षष्ठी तत्पुरुष होईल ना. हंसस्य गमनम इव गमनम यस्याः. ना, आप कौन सा पद कैसे यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना मैम. यदि आप बोल रहे हो हंसस्य गमनम, नाही, then हंसाच्या गमनाच्या कसं होईल ना? हंसस्य हंसाचं गमन असं सांगायचं असेल तर हंस गमनम षष्ठी तत्पुरुष. हा. Although it indicates on it indicates कर्मधारय Let me finish this first, then I will give a 5 minutes, 10 minutes to ask the question. Okay? Okay, let's practice this. Raji, oh, I have only 2 minutes. I think 3 minutes. Yes. तो यहाँ मैंने कुछ नीचे एग्जाम्पल्स रखे हैं. अभी दो कैटेगरी मैंने बताई. एक में डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट सिमिली आपको बताई जा रही है पूर्व पद में, या दूसरा जो उदाहरण है उसमें गजस्य आननम इव आननम यस्य, दोनों में डिफरेंस है. राजीव में डायरेक्टली हम सिमिले देख रहे हैं, दूसरे एग्जाम्पल में हम किसी के समान कुछ दिख रहे हैं, जैसे कि गजस्य आननम इव. तो उस दोनों में डिफरेंस है. अभी नीचे वाले उदाहरण आपको यूज करने हैं, और वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वेदर राजीव नेत्र के समान बनेगा या गजानन के समान बनेगा, वो आपको रखना है. तो चंद्रमुखी शब्द कौन सी कैटेगरी में आएगा? चंद्रः इव. राजीव नेत्र की कैटेगरी. हाँ, कैसे बनेगा चंद्र- विग्रह वाक्य? चंद्रः इव मुखम यस्याः सा. यस्याः सा चंद्रमुखी. हिरण्याक्षी कैसे बनेगा विग्रह वाक्य? हरिणाक्षी गजानन की तरह होगा. तो हरिणस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा. हाँ, हरिण्याः वो oxy हरिण्याः अक्षिणी इव हरिण्याः अथवा अक्षिणी. नेत्रे इव नेत्रे यस्य सा हरिण्य नेत्री ऐसा बनेगा. अथवा हिरण्याक्षी शब्द अच्छा साउंड, मतलब बहुत फेमिलियर है, तो हम वी विल टेक अप दैट वन. पंकजलोचनः. पंकजम इव लोचने यस्य सः. यस्याः अथवा यस्य सः पंकजलोचनः. यदि स्त्रीलिंग में है तो यस्याः सा पंकजलोचन. पंकजलोचना. कंबुग्रीवः, कंबुः नाम शंखः. कंबु इव ग्रीवा यस्य सः. यस्य सः कंबुग्रीवः. उष्ट्रमुखः. उष्ट्रस्य मुखम इव मुखम यस्य सः. करेक्ट. सिंहगमनः. सिंहस्य गमनम इव गमनम यस्य सः. वेरी गुड, वेरी गुड. शूर्पणखा. शूर्पस्य नखम इव शूर्पाः इव नखाः यस्याः सः. करेक्ट. वृकस्य वृकोदरः. उदरः. वृकस्य उदरः इव उदरः यस्य. उदरम यस्य. वेरी गुड. तो वी हैव फिनिश्ड even bahuvrihi samasa. Now you have time to ask questions. Before that I will do Purnamadaha and we will stop doing recording. तत्पुरुष समासांत प्रत्यय भेजयतु. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः.
हरि ओम।